हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम मिश्रा पर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम लोग फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। आज से पहले वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी एक बार मिलती है, इसी प्रकार जीवन में कुछ खास अवसर सिर्फ एक बार मिलते हैं, फिर हम उन अवसरों को बार बार पाने की इंतज़ार क्यों करें। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जीवन हम लोग का एक बार मिलता है, ठीक है। और जीवन में जो कुछ खास पल होते हैं वो भी सिर्फ एक बार मिलते हैं। जैसे आप लोग का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। अब फिर उन अवसर को बार बार पाने का इंतज़ार क्यों करें। तो हम ये क्यों सोचें कि इस बार एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो अगले बार प्रयास कर लेंगे। जो प्रयास करना होगा वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही करते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सक्सेस हो जाए, यही इस लाइन का मतलब हुआ। आज हम लोग लेसन 9 देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पीछे 8 लेसन पढ़ाई हो चुकी है, जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। आज का टॉपिक है प्रत्यास्था, ठीक है। प्रत्यास्था क्या होता है। प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है वह अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग कागज़ को लेके मोड़ देते हैं उसको, तो आप लोग देखिएगा उसको छोड़ने के बाद धीरे धीरे वो फैलना स्टार्ट करता है, यानी अपने पहले की अवस्था के रूप में आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। या जैसे रबड़ को लेके जब हम लोग उसे खींचते हैं दोनों तरफ तो वो फैल जाता है, और जब उसे छोड़ते हैं तो पुनः वो सिमट के छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था। चलिए एग्जाम में यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि पदार्थ का किस गुण के कारण, ठीक है ना, जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो बल के समाप्त होते ही वह वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था के कारण ये होता है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रतिबल, ठीक है ना। प्रतिबल क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं, ठीक है ना। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। और आप लोग को पता होगा बच्चों, इस सेशन में हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी स्पेशल है। चलिए देखिए, हुक का नियम। हुक का नियम क्या बोलता है कि प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। हुक का नियम बोलता है कि प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, प्रत्यास्था गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए निम्न होता है, ठीक है ना, सॉरी भिन्न होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, प्रत्यास्था का एसआई मात्रक पूछ ले तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसे पास्कल कहते हैं। यानी प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट अब अगला चैप्टर है, ठीक है ना, यानी 10 नंबर चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर चैप्टर में बस इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। देखिए 10 नंबर चैप्टर क्या है, सरल आवर्त गति। क्या है, सरल आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है, तो एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि घड़ी में जो 3 सुइयाँ लगी होती है वो एक समय अंतराल के बाद घूमकर फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाती है, और बार बार इसी को घूमना हम लोग क्या बोल सकते हैं, आवर्त गति, ठीक है। चलिए दोलन गति, वही बात हो गई, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दोलन गति क्या होता है, किसी पिंड का साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने का को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं, ठीक है। जब आप लोग देखे होंगे कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है, ठीक है,
तो वो बार बार ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे घूमते रहता है ना। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोलन गति या कंपन गति। चलिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों। तो कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवृत्ति का एस आई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एस आई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अब देख लेते हैं सरल आवर्त गति की विशेषताएं, ठीक है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या है। तो सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर निम्नलिखित परिवर्तन होता है। क्या क्या होता है बच्चों, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर क्या परिवर्तन पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन इन 5 में से कोई एक ऑप्शन देगा और बाकी 4 अलग देगा, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए दे सकता है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। यानी जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी मध्यमान स्थिति में तो होता है तो क्या होता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, वेग क्या होता है, अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है बच्चों, शून्य होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तब क्या होता है। तो देखिए उसका त्वरण क्या होता है, जो त्वरण होता है वो अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, और उसका वेग क्या होता है, वेग भी शून्य होता है, ठीक है। इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तब क्या परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन ये होता है कि उसका त्वरण क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, ठीक है। और उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम हो जाता है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, वेग उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूला का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या अंतर पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल उसका घट जाएगा, ठीक है। और झूला क्या होगा, जल्दी जल्दी दोलन करेगा। देखिए आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की भी आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यानी आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आवर्तकाल होता क्या है, ठीक है बच्चों। देखिए आवर्तकाल का एक फार्मूला क्या होता है, T = 2π√√1/g, ठीक है। और T क्या होता है, डोरी की प्रभावी लंबाई होता है, G उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट देखने वाला नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता है इस क्लास में वही हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए
अगला पॉइंट है, देखिए, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। ठीक है, यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से कितना गुना होता है, तो आंसर क्या होगा, 1/6 गुना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले लेसन पर। अगला लेसन क्या है, तरंग, यानी इंग्लिश में बोले तो वेव। ठीक है, देखिए तरंग, अब तरंगों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तरंग क्या होता है बच्चों, ऐसे ऐसे जो जाता है वो तरंग होता है। ठीक है, अब देखिए तरंग दो भागों में बांटते हैं तरंग को। एक होता है यांत्रिक तरंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, देखिए बच्चों, यांत्रिक तरंग क्या होती है, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचारित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग बोलते हैं। ठीक है ना, यानी जो यांत्रिक तरंग होती है वो ठोस, द्रव और गैस में संचारित होती है। ठीक है, देखिए यांत्रिक तरंग को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, और ये जो दो भागों में बांटते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस पॉइंट को आप लोग ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और लूसेंट का बुक है आपके पास तो उसमें टिक भी लगा लीजिएगा। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है बच्चों, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है, तो ऐसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसका परिभाषा नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, देखिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, अनुप्रस्थ तरंग होता है जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है ना, यानी जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होगी, तो इस प्रकार की तरंग को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग है और कौन सी नहीं है। ठीक है ना, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है, उसे विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है तो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटान की बनी होती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं बच्चों, देखिए यह उदासीन होती है। ठीक है ना, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है, उदासीन होती है। यह अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, और यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पीड यानी वेग वही होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद अगला पॉइंट है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। ठीक है ना, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के पास ऊर्जा भी होती है और संवेग भी होती है। अगला पॉइंट है, इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो मैक्सवेल ने
प्रतिपादित किया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए निम्न निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसमें 4 ऑप्शन देता है, एक उसका सही आंसर होगा और 3 इसमें से उठा के दे देगा। ठीक है ना, तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना, तो देखिए कैथोड किरणें जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कैनाल किरणें ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्फा किरण जो होती है ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा किरणें जो है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंगे होती है जो वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और जो पराश्रव्य तरंगे होती है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना, हम लोग का अगला हेडिंग क्या है बच्चों, अगला पॉइंट है प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है ना, यानी विद्युत चुंबकीय के विषय में दिया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग के विषय में दिया गया है, उसके आविष्कारक के विषय में दिया गया है। ठीक है ना, यानी उसके खोजकर्ता कौन थे, किसने खोजा उसे, उसके विषय में दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि गामा किरणों की खोज किसने की, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉल बिलार्ड ने किया। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गामा किरणों का उपयोग किस में होता है, तो इसका उपयोग किस में होता है बच्चों, वेधन क्षमता इसकी देखिए अत्यधिक होती है। ठीक है, जो गामा किरण होती है इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, और इसका उपयोग नाभिक अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स किरणों की खोज किसने की। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज रॉन्जन ने की। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है, तो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो पराबैंगनी किरण की खोज किसने की, तो रिटर ने की। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पराबैंगनी किरणों का उपयोग किसमें किया जाता है, तो देखिए इसका उपयोग सिकाई करने में किया जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में किया जाता है, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, अवरक्त विकिरण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया, तो हर्शेल ने किया। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे अगर कि दृश्य विकिरण का खोज किसने किया, तो न्यूटन ने किया। ठीक है, अब इस पॉइंट में उतना इम्पोर्टेंट कुछ बचा नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट था। अगला चैप्टर 12 नंबर चैप्टर क्या है बच्चों, ध्वनि तरंग। ठीक है, तो चलिए ध्वनि तरंग को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है, जो ध्वनि तरंग होती है वो कैसी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। पहला पॉइंट देखिए क्या है, अश्रव्य तरंग। ठीक है, यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। तो देखिए बच्चों 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंग कहते हैं, इससे हमारा कान नहीं सुन सकता है। ठीक है ना, यानी वैसी तरंगें जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता है तथा उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल वेव्स। ठीक है, तो देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति सुनने वाली तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, और इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। ठीक है, तो श्रव्य तरंग क्या होती है, वैसी तरंगे जिनको हमारा कान सुन सकता है उसे हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है बच्चों पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव। तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंग को कौन सुनता है, तो कुछ जानवर सुनते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता सुनता है, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। ठीक है,
और प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मानव की सुनने की क्षमता क्या होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम लोग देख लेते हैं पराश्रव्य तरंग का उपयोग। ठीक है, देखिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है तथा कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में किया जाता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें से एक ऑप्शन होगा और 3 ऑप्शन अलग होगा। जो इसमें से होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, या एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पराश्रव्य तरंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। ठीक है ना, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। ठीक है, देखिए ध्वनि की चाल, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड वायु में होती है। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितने होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, 1483 मीटर पर सेकेंड। यानी जल में जो ध्वनि का चाल होता है 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। और लोहे में ध्वनि का चाल कितना होता है, 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे में ध्वनि का चाल कितना होता है। तो आंसर क्या होगा, 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है ना, यानी जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ध्वनि का चाल और उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। ठीक है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है ना, यानी उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखिए अगला पॉइंट क्या है कि ध्वनि का चाल पर दाब का प्रभाव। ठीक है ना, यानी ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, चाहे दाब घटाया जाए चाहे दाब बढ़ाया जाए, ध्वनि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब ध्वनि की चाल पर दाब बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, ध्वनि की चाल पर, ठीक है, ताप का प्रभाव। तो ध्वनि, देखिए जब माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है ना, जब ताप बढ़ाया जाता है ध्वनि, ठीक है ना, तो उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, और वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या है कि ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। तो ध्वनि की चाल पर आर्द्रता पर का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो देखिए नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है ना, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में, ठीक है ना, ध्वनि की चाल अधिक क्यों होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, हेडिंग क्या है बच्चों, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ठीक है ना, ये माध्यम दिया है और उसमें उसका चाल दिया है, ध्वनि का चाल क्या होता है। तो देखिए वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है बच्चों, 332 मीटर पर सेकेंड होता है।
ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1269 मीटर पर सेकंड होता है बच्चों। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का चाल 260 मीटर पर सेकंड होता है। भाप में ध्वनि का चाल 405 डिग्री पर 405 मीटर पर सेकंड होता है। एल्कोहल में क्या होता है, तो 1213 मीटर पर सेकंड होता है। जल में ध्वनि का चाल क्या होता है, 1483 मीटर पर सेकंड होता है। समुद्र जल में ध्वनि का चाल क्या होता है, 1533 मीटर पर सेकंड होता है। पारा में क्या होता है बच्चों, 1450 मीटर पर सेकंड होता है। कांच में क्या होता है, 5640 मीटर पर सेकंड होता है। एल्यूमिनियम में पूछ दे बच्चों तो 6420 मीटर पर सेकंड होता है। और लोहा में पूछ दे तो कितना होता है, 5130 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है बच्चों, प्रबलता। प्रबलता यानी लाउडनेस। तो ये क्या होता है, तो देखिए प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ठीक है ना, प्रबलता से ध्वनि पर अंतर पड़ता है। अब देखिए ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करने के मात्रक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तैरत्व यानी पिच। ये क्या होता है बच्चों, तो तैरत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। ठीक है ना, तैरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तैरत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। ठीक है ना, यानी ध्वनि की आवृत्ति जब अधिक होती है, ठीक है बच्चों, तो उसका तैरत्व क्या होता है, अधिक होता है और ध्वनि पतली सुनाई देती है। ठीक है, वही आवृत्ति कम होने पर तैरत्व कम होता है एवं ध्वनि मोटी सुनाई देती है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा ध्वनि की आवृत्ति औरतों की होती है, इसीलिए उन लोगों का आवाज़ पतला होता है, तथा सबसे कम आवृत्ति किसका होता है बच्चों, पुरुषों का। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का आवृत्ति कम होता है, इसलिए इनका आवाज़ मोटा सुनाई देता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, देखिए प्रतिध्वनि सुनाने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग किसी पहाड़ या किसी मकान के कुछ दूरी से खड़ा होकर बोलते हैं तो आपको रिटर्न एक ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है ना, तो बच्चों उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि उस आप जहाँ खड़े हैं उससे और जो दीवार है या कोई पहाड़ है उसके बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है ना, न्यूनतम। और देखिए अगला पॉइंट क्या है बच्चों, कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है ना, एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो आंसर क्या होगा, 17 मीटर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देती है। ठीक है, तो ध्वनि का अपवर्तन के कारण होता है ये। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट क्या है बच्चों, डॉपलर प्रभाव। ठीक है ना, डॉपलर्स इफेक्ट क्या है, जब किसी ध्वनि श्रोता एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। देखिए बच्चों जो वो पॉइंट को हम लोग बोल्ड मार्कर से बोल्ड किए हैं बच्चों, वो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस सेशन में केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, इस वीडियो को एक बार देखिए और लूसेंट के बुक में आप टिक लगा लीजिए और दोबारा देखिए। उसके बाद वीडियो देखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे बच्चों, आपको 85% हेल्प मिलने वाला है। ठीक है बच्चों,
तो इसलिए अगर सेशन पसंद आए तो अपनी राय बताना कि वीडियो कैसा लगा।